वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है। जब बाजार इतने टूट रहे हैं तो सबको जानना है कि अब खरीदारी का सही मौका है या नहीं। तो इस पे ही हम चर्चा करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। और इस समय हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च, लक्ष्मी शेन इन्वेस्टमेंट। अंशुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। चलिए, इस बार निफ्टी जो है इस समय 220 अंकों की रिकवरी दिखाते हुए 23,220 का लेवल है। सेंसेक्स में करीबन 670 पॉइंट्स की रिकवरी है। बैंक निफ्टी भी करीबन 345 अंकों पर कामकाज करते हुए। इंडिया विक्स थोड़ा हल्का हुआ है लेकिन अभी भी 22 के लेवल के ऊपर ही है। मिड कैप निफ्टी में भी 1% का इजाफा है। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज हरे निशान में कामकाज करते हुए। आज के जो सेक्टोरल गेनर्स है उसमें मेटल सबसे ऊपर है। मेटल्स में काफी अच्छे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आईटी में थोड़ा बहुत पुल बैक है और कुछ बहुत ज्यादा टूटे हुए शेयर्स में आज एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है, रिकवरी देखने को मिल रही है। सस्टेनेबल और नॉट सस्टेनेबल, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और निफ्टी पे आप क्या करना चाहिए अंशुल? अंशुल, आज परसों रिकवरी हमने देखी अच्छी। कल हम वो हाल बहुत खराब था बाजारों का। आज एक रिकवरी है। आप ये सस्टेन होती दिखती है आपको, या यहाँ से फिर हम फिजल आउट हो जाएंगे? जब तक आज का लो प्रोटेक्टेड है तब तक मे बी हम इसी जोन के आसपास या डे हाई के आसपास क्लोज करेंगे। अगर आज का लो टूट गया तब तो फिर सेलिंग रिज्यूम होगी। तो बेसिकली निफ्टी में इनसाइड बार है, कल के अंदर ही हम पूरा प्राइस एक्शन कर रहे हैं। बैंक निफ्टी कल हमने डिस्कस किया था कि 53,550 का लो स्वीप हुआ है। गैप फिल करने के लिए 54,150 जो कि कल का हाई है वहां तक जाएगा। वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो आज हम्म। ओपन लो है, बस आज का लो ना टूटे तो ये रिकवरी और कंटिन्यू होगी। और हम्म। मोस्ट लाइकली मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि होनी चाहिए। ओके, तो आपको लगता है कि टेम्पररी बॉटम इज इन प्लेस फॉर सम टाइम? हाँ जी। जी, आज मेटल्स में काफी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। और मेटल स्पेस में अगर हम बात करें कुछ काउंटर्स की, तो वहां पे जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जेएस जिंदल स्टील, एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स जो है वो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अब इस स्पेस पे क्या करना चाहिए? आप मेटल्स पे हमेशा बुलिश ही रहे हैं, अभी भी बुलिश ही है इन लेवल्स पे भी। और कौन से स्टॉक्स आपको सबसे ज्यादा पसंद मेटल्स में मैडम टाटा स्टील इकलौता ही मेरे को पसंद है, क्योंकि आपको याद होगा 29 जनवरी पे जब एटीआर एक्सटेंशन 13-14 का बना था, तब से हम वेदांता, हिंडाल्को, इंजिंक, हिंद कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम, सेल बताते आ रहे हैं। इनमें से मेजॉरिटी है? ऑफ द स्टॉक्स नीचे भी गिरे हैं। टाटा स्टील 183 सॉरी 181 178 की जोन में हमने बाय रिकमेंड किया था, उसी जोन से पलटा है। फिलहाल ट्रेडर 204 तक पकड़ सकते हैं। इन्वेस्टर्स के ओके। लिए अभी भी 240 खुला हुआ है। और ये एचपीसीएल, आईयूसीएल, बीपीसीएल आदि के बढ़िया से वापस से पलटते हुए दिखे हैं। ट्रेडिंग बेट ना लें, इन्वेस्टमेंट अगेन वही चीज बोली थी, लेके बैठिए। अभी भी वही बोल रहा हूँ, लेके बैठिए। आराम से गले तक मत भरिए, थोड़ा सा नीचे की जगह छोड़िएगा, बट इवेंचुअली ये सब स्टॉक वापस ऑल टाइम हाई बना लेंगे। ओके, चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले व्यूअर जो है वो सुबू जी है। सुबू जी पूछते हैं, उनके पास तीन स्टॉक्स है। एक है एमआरपीएल, 200 रुपए में लिया है। दूसरा है ओएनजीसी, 285 में लिया है। और तीसरा है लिंडे इंडिया, LINDE, 7,330 के लेवल्स पे। तीनों ही स्टॉक्स में टारगेट क्या हो सकते हैं? कहाँ पे एवरेज करना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म? मैं खुश तो बहुत होंगे आप। क्यों? 7 दिन में 27% चांदी और 14% सोना गिरा दिया है। आप तो फॉर दैट आई नीड टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, बिकॉज आप ही एक बंदे थे जिनसे मैं पूछती थी कि सिल्वर और गोल्ड में क्या करना है। आप कहते थे नहीं, सिल्वर तो 70 आएगा। तो 70 के नीचे भी गया या नहीं? कल कल तो का गया था लो शायद। बना है 65.5। हम्म। अब क्या करना है? चलिए, पहले आप सिल्वर और गोल्ड पे ही बोल दीजिए। अभी कल अब क्लाइमेटिक डाउन मूव बनी है, 27% 7 दिन में टूटा है, तो कल रात को रिवर्सल भी थोड़ा सा आया है। ये अब हम्म। थोड़ा सा चॉप अराउंड करेगा, बट इवेंचुअली आना इसको नीचे $60 के आसपास है कम से कम। ओके। 57 to $60 मान रहा हूँ। बट सेकेंड लेग ट्रेड बनने में टाइम लगेगा। गोल्ड में भी जो हमने लेवल डिस्कस किया था 4670 फ्रॉम हम्म। 50 to 40, बावन हम्म। चालीस के आस 52-40 से हमने डिस्कस किया था 4670, वहां हम्म। तक लो कल का बना है 4500 का, 4505 का। बाउंस हम्म। बैक थोड़ा सा और आएगा, इसके बाद चॉप अराउंड करेगा मूविंग एवरेज कैचअप करने के लिए।
उसके बाद जब टूटेगा तो बहुत आराम से वीकली पे अनमिटिगेटेड लेवल छूटे हुए हैं 4220 के आसपास, वहां तक आराम से आना चाहिए। ओके, चलिए स्टॉक के बारे में बताइए। एमआरपीएल, ओएनजीसी, लिंडे इंडिया। लिंडे इंडिया तो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है 6950 पे, उसी के आसपास कहीं मिल जाए तो बाई कर सकते हैं। ऊपर 7700 रुपए तक जाते हुए दिख रहा है। ओके। ओएनजीसी में तो अगेन वही 787 के आसपास से हमने डिस्कस किया था कि गैप फिल हुआ है, यहाँ से स्टॉक रिवर्स करना चाहिए 50 डे मूविंग एवरेज तक। तो 50 डे मूविंग एवरेज आया 260, अब 254 बस ना टूटे, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेड है कि 254 तोड़ेगा। जिस भी दिन तोड़ेगा इसमें डाउन साइड 200 रुपए 90 पैसे तक की खुल जाएगी। तो ओएनजीसी मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। 287 से सेल बताते आ रहा हूँ, 254 के नीचे और सेल मतलब सेल का व्यू और स्ट्रांग हो जाएगा। एमआरपीएल जरूर 74 डेज का कैंडल ब्रेकआउट रीटेस्ट कर रहा है, तो स्टॉक जब तक 174 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आपको 240 मिल सकता है, बट इतनी आराम से नहीं मिलेगा जितनी आराम से बाकी मिड कैप स्मॉल कैप चल जाते हैं। थोड़ा स्लो एंड स्टडी मूवर रहेगा, लेकिन 240 तक जा सकता है, 220 240। बस 173 ना तोड़े, क्योंकि वो टूटा और काम खत्म। ओके, शुभ का सवाल है। शुभ बोलते हैं, मैडम बेस्ट टू बाय अमंग रैंक द पावर स्टॉक्स। एक्चुअली वो पावर स्टॉक्स को रैंक कर रहे हैं। एक तो टाटा पावर वर्सेस पीएफसी वर्सेस एथर एनर्जी वर्सेस अडानी पावर। इसको अगर आपको रैंकिंग करनी हो, पहला कौन से लेना है, सेकंड पे कौन, थर्ड पे कौन, फोर्थ पे कौन, तो कैसे करेंगे आप? टाटा पावर, एथर एनर्जी, पीएफसी, पीएफसी, अडानी पावर। अदानी पावर तो मैडम अभी 4-6 महीने और खास कुछ नहीं हो रहा है। या तो एक आध ओवर जोश जोश में एक अटेम्प्ट हमने भी किया था, स्टॉप लॉस कटाया अपना। स्टॉप लॉस तो नहीं कटा, लेकिन चला भी नहीं, वहीं के वहीं खड़ा है ओके। 154 के आसपास। लेकिन जब तक ये 160 नहीं निकाल रहा है तब तक कुछ हो नहीं रहा है, तो मैंने वापस छोड़ दिया इसको। 160 निकलेगा तो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। बाकी अभी इसमें 6 महीना ही 7 महीना भी नहीं, सितंबर से मार्च आया है, अभी इसमें और समय है। ये अभी 1-1.5 साल, मतलब वही 50% जो चला था 1-1.5 साल का काम किया है, तो अभी ये डाइजेशन फेज में रहेगा। तो अदानी पावर अच्छा है, बट अभी 6-8 महीने उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। पीएफसी मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। 429 निकला तो कुछ और तेजी बनेगी, और जिस हिसाब से स्ट्रगल कर रहा है, किसी भी दिन लिक्विडेशन अगर स्टार्ट हुई तो 325 रुपए तक आ सकता है। एथर एनर्जी बहुत बेहतरीन है, 800 के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो 103 दिन के रेक्टेंगल का ब्रेकआउट बन जाएगा। लगभग 950 रुपए तक का टारगेट खुल जाएगा। टाटा पावर आपको याद होगा, ये मंडे अपन डिस्कस कर रहे थे कि 385 का रिटेस्ट कंप्लीट हुआ है, 416.75 तक आएगा। आज का हाई 418.45 बन गया है, तो पहला टारगेट हो गया। अब जब 16.75 418 के ऊपर क्लोज करेगा, ऑल टाइम हाई का टारगेट खुल जाएगा। तो अगर रैंकिंग के हिसाब से देखें तो फिर वही रैंकिंग डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम। मान के चलो 1-8 साल का आपका टाइम फ्रेम है, तो इस समय सबसे बेहतरीन टाटा पावर है। 800 के ऊपर इथर एनर्जी हो जाएगा, और 6-8 महीने रुकने के बाद अदानी पावर हो जाएगा। ओके, तेजिंदर सिंह जी का सवाल है। वो बोलते हैं, सर ये बताइए सास और बहू की वॉर कब तक खत्म होगी? और पूछते हैं अंबुजा सीमेंट कहाँ तक आ सकता है? आपका दिसंबर 2026 का व्यू क्या है? उनकी बाई प्राइस 480 रुपए की। मैडम देखिए, मतलब ऑन अ पर्सनल नोट, सास बहू का झगड़ा कभी खत्म नहीं होता। उसका एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन ये होता है कि चुपचाप से एक बढ़िया साड़ी खरीदो और बहू को दे दो, ये बोलते हुए कि मम्मी तुम्हारे लिए लाई है, लेकिन वही है, देने में हमको हिचकिचाहट हो रही, तो हमको दे दी थी तो हमने तुमको दे दी। और दूसरी साड़ी थोड़ी सी मतलब ऑलमोस्ट सेम, बहू के नाम से सास को, सास के नाम से बहू को दे दो, दोनों खुश रहती हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। दूसरी चीज, ये प्रॉब्लम ये है कि सास बहू का झगड़ा नहीं है, ये चाचा और मतलब भाई भाई वाला झगड़ा है। ये नहीं, ये खत्म ही नहीं होता है। ये ईगो इश्यूज में फंसने के बाद खत्म ही होता है। एक चीज अच्छी हुई है कि जो एलएनजी टर्मिनल पे इन इजराइल ने हमला कर दिया है,
ये मजबूर कर रहा है बाकी लोगों को भी प्रेशर डालने के लिए। और जिनको लग रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिक एक चीज समझिए कि उस समय इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी पास ऑन नहीं होती थी और फैक्ट चेक्स बहुत जल्दी नहीं होते थे। अब इस एज में आके फैक्ट चेक्स फटाफट होते हैं, सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। जी। हल्का सा नुकसान हुआ, उसको रिपेयर करने में कम से कम 1 साल लग जाएगा। 1 साल अगर कतर को वो नहीं मिलेगा, गैस नहीं बेच पाएगा, तो 60-70% पैसा गैस से कमाता है। वो तो पूरी दुनिया पे कहर ढा देगा, मतलब गैस जिसको नहीं मिलेगी वो तो खुद भी परेशान रहेगा। आप दूसरे की आमदनी मारने के लिए अपनी सप्लाई थोड़ी ना बाधित कर दोगे, घर में चूल्हा नहीं जलाओगे। तो अब इतना इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड हो चुका है कि मतलब ये नहीं कह रहा हूँ नहीं हो सकता, क्योंकि ईगो में तो कुछ भी हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और जिस हिसाब से अमेरिका ने कहा और इसने इज़राइल ने माना भी कि आगे से नहीं करेंगे, इट शोज़ कि प्रेशर है और जनता का प्रेशर है इस समय। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम में बहुत ऑटोक्रेसी थी, आज के डेट में बहुत डेमोक्रेसी है। तो नॉट पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काइंड ऑफ सिचुएशन है। तो ये चीज इवेंचुअली अब अपने हल की तरफ जा रही है। उसका मैं आपको एक दूसरा रीजन बता देता हूँ। अगर चीजें इतनी एस्केलेट होनी होती वाकई में, तो जो 1 हफ्ते 10 दिन में गोल्ड आपका गोल्ड गिर गया 14%, सिल्वर गिर गया 27%, क्रूड में कल इतना सब जगह चिल्ला रहे थे उबाल आ गया, उबाल आ गया। 4 घंटे के स्विंग हाई को स्वीप मार के $100 से $93 WTI आ गया। अभी थोड़ी देर रुक जाइए, कुछ देर मतलब इसी हफ्ते में, आज तो नहीं है उम्मीद मेरे को, अगले हफ्ते की स्टार्टिंग में कहीं भी 4 घंटे की कैंडल $91 के नीचे WTI क्रूड क्लोज हो जाने दीजिए। ना मुंह के बल गिर जाए, पहला एक बम्प इन द रोड आएगा $81.28 पे, और ना मुंह के बल गिर जाए ये $76 तक, तो बता दीजिएगा। बस ऊपर जी जाके वो क्या न्यूक्लियर बम फोड़ दें तो अलग बात है, फिर तो आप 150 बोल दो, 200 बोल दो, 300 बोल दो, स्पाइक में 500-600 भी मार देगा, जैसे कोविड के क्रैश में माइनस में मार दिया था, तो फिर तो वो लेवल अनप्रिडिक्टेबल है। बट अगर ये चीज इसी तरीके से चलती रही तो $76 आ जाएगा। तो ये अपने अंत पे है। अब कोल्ड वॉर चलता रहेगा, बट बेसिक एस्केलेशन वाली चीजें अपने फैग एंड पे है। स्टॉक तो भूल ही गए आप, अंबुजा सीमेंट। सीमेंट तो लेके छोड़ना है, लेकिन अभी अंबुजा एसीसी ये दो थोड़े से मर्जर के चक्कर में फंसे हुए हैं। ग्रासिम हल्का सा चल रहा है, अल्ट्राटेक ठीक चल रहा है, फिलहाल श्री सीमेंट वो भी चल रहा है। सीमेंट इज अ गुड प्ले, अगले बुल रन में सीमेंट अच्छा पैसा देगा। सुबह तो कौन सा स्टॉक देगा था, कौन सा था भाई सीमेंट वाला सुबह, अरे जो हाई पे चल रहा था, अभी मैं आपको बताता हूँ। भूल गए एक आपके फ्रेंड्स। जेके सीमेंट, नहीं जेके ओके। सीमेंट रामको था क्या? चार्ट सबसे अच्छा किसका लग रहा था अभी तो देखा जाएगा, श्री सीमेंट था क्या? नहीं था। अभी मैं देख के बता, एक स्टॉक देखा था जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा था, नहीं मिल रहा अभी। चलिए खैर आप नेक्स्ट अगर सवाल। आप ट्रेडर हैं तो सीमेंट में भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इन्वेस्टर हैं तो माल भरते रहिए, सांस लेने की जगह छोड़ के। अगले बुल रन में आप तगड़ा पैसा कमाएंगे। नहीं मिल रहा। ओके। ओके, संदीप मेहता का सवाल है, वो पूछते हैं कि मोतीलाल ओसवाल क्या इसको 670 पे है अभी, व्यू फॉर 6 months to 1 year, क्या करना चाहिए? मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल तो आपको याद होगा 1055 पे जब फील्ड ब्रेकआउट बना था, वो भी गैप के साथ, वो भी किकर पैटर्न के साथ इसने ब्रेकआउट दिया था 28 अक्टूबर को, और 29 अक्टूबर को कुछ खराब न्यूज की वजह से प्रीवियस डे लो के नीचे सीधा ही गैप डाउन खुला था, और ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे भी गैप डाउन खुला था। वॉल्यूम राइज भी उस दिन 300 का था, तब प्राइस था 1030। वहां से हमने डिस्कस किया था 694 की लॉन्ग लिक्विडेशन में 694 आएगा गैप फिल करने, क्योंकि वहां पे गैप छूटा हुआ है। गैप फिल करके कोई भी बाउंस बैक नहीं आया है, बट बाउंस बैक आना चाहिए समवेयर अराउंड 710 720। बट अभी भी सेलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, एक और गैप 611 पे छूटा है, ये फिल होने के लिए आएगा, तो 6 महीने आप पकड़ लो कि इसके नीचे मिलेगा। ओके, अगला